आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आइए लेकर चलते हैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध की यात्रा पर। साथ ही साथ एक दो खबरें मैं आपको इसराइल से भी दूंगा, क्योंकि कुछ रोचक बातें हैं एक दो इसराइल से भी। आज तारीख है 29 दिसंबर 2025 की। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एज यूजुअल जैपोरिजिया के आसपास से। हम देखते हैं, हालांकि कुछ खास मिलेगा नहीं, नहीं मुझे मिल चुका है, एक्चुअली में मिल चुका है। ये मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गांव का नाम, हाँ, ये जो भी है ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप रीड कर सकते हैं। अक्सर ये नाम थोड़े से अजीब होते हैं और मुझे ऐसे नाम बोलने में कंफ्यूजन होता है कि मैं इसको क्या कहूँ। हो सकता है कि उल्टा सीधा मैं इनको बोल दूं जो इनको बोला नहीं जाता। इस वजह से मैं अक्सर जब भी कंफ्यूजन होता है तो मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि आप देख लीजिए, इसका नाम मैंने हाईलाइट किया है। और इसी के आधार पर ये पूरा गांव का रिहायशी इलाका और आसपास के कुछ खेत खलिहान के इलाके ये कर दिए गए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में। फ्रंट लाइन पर जो रिपोर्ट्स आती हैं डेली, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखेंगे। 55 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें मेंशन है। इसके बाद वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ खास इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई थी आज। यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि रूसी सेना के द्वारा पहले बताया गया था कि इसको विफल कर दिया गया, हो सकता है कि ये विफल हो भी गया हो, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि हमें ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस कुछ निकल कर आए थे जिसमें कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये प्ले नहीं हो पा रहा है। खैर हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ यूक्रेनियन फोर्सेस पहचानी गई थी। में भी हो सकता है इनको पीछे हटना पड़ा हो बाद में जाकर, या फिर ना भी हटना पड़ा हो, लेकिन वीडियो सबूत के आधार पर हमने एक ये जो इलाका है ये यूक्रेन के खाते में कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है। इसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे सीधे, हाँ, वॉस्को ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, जिसमें कि 190 यूक्रेनियन सैनिक, एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 16 मोटार व्हीकल का नुकसान इसमें इसमें जिक्र था। और इसके अलावा यहाँ पर शायद मुझे, हाँ, नोवो पावलिवका के आसपास मिल जाती है सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। नोवो पावलिवका में हालांकि काफी दिन से कुछ खास नहीं बीता, मैं इंतजार कर रहा हूँ शायद कुछ हो। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 495 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। काफी दिन से ये जो एरिया है नोवो पावलिवका के आसपास का, ये कुछ शांत सा है। मे भी शायद यहाँ पर दोनों ही सेनाओं के द्वारा कुछ ज्यादा जोर लगाया नहीं जा रहा। खैर हम देखेंगे कुछ यहाँ पर एक वीडियो मिर्नोग्राड से निकल कर आया था। मिर्नोग्राड से ये जो वीडियो है ये हमें बताता है किस तरीके से आखिरी कुछ जो यूक्रेनियन सैनिक थे, इन्होंने किस तरीके से अपने हथियार दे दिए थे, मतलब एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया था रूसी सैनिकों के आगे। बहुत दिन तक एनसर्कलमेंट में फंसे रहने के बावजूद यूक्रेनियन सेनाओं ने इनको पीछे हटने का कोई इजाजत नहीं दी, ना ही इनके लिए कुछ इंतजाम खास हो पा रहे थे। सप्लाई वगैरह कुछ ज्यादा आ नहीं पा रही थी, ना के बराबर सप्लाई थी। इनके पास कोई रास्ता नहीं था, दो ही रास्ते थे, या तो ये युद्ध लड़ते हुए मारे जाएं, एक बेकार सी मौत, और या कि फिर आत्मसमर्पण कर दे। और इन्होंने आत्मसमर्पण का रास्ता चुन लिया, जो कि एक सही तरीका है इन एवरी सेंस। हर तरीके से सोचे तो ये एक सही फैसला था। और आगे देखते हैं लिमान फ्रंट लाइन में, लिमान शहर के ठीक नीचे ये गांव पड़ता है, जिसका कि आप नाम रीड कर पा रहे हैं। ये भी पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। ये दो गांव आज की डेट में देखने को मिलते हैं। ये दूसरा गांव है, शायद हो सकता है एक दो और देखने को मिल जाए, हैरान मत होइएगा। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। यहाँ पर युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, नहीं, जपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। 210 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें जिक्र है। और हाँ, इसमें मेंशन भी था आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल रिपोर्ट में मेंशन है जपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। और 210 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान तो मैंने आपको बताया ही। शायद मेरे ख्याल से मैंने युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट को कहीं छोड़ दिया, मे बी ये यहीं पर थी एग्जैक्टली। ये रही जपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसके ऊपर ही मिल गई मुझे
यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें देखें तो बीते 24 घंटे में 205 यूक्रेनियन सैनिक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और कुछ साजो सामान का नुकसान का मेंशन था। निचले कुपियांस्क इलाके में यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है रूसी सेना की साइड से। कुछ अगर एरोस के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्टिविटीज करने की कोशिश हो रही है। शांद्री होलोवे गांव को एक बेस की तरह में भी शायद उपयोग करके और ये चीज करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखेंगे तो ये जो गांव है ये पूरी तरीके से देखने को मिलता है कि रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति पुतिन को इस बारे में जानकारी भी दी गई थी। द लिबरेशन ऑफ दिस हैज बीन कंप्लीटेड, ये आप देख सकते हैं इसमें एग्जैक्टली लिखा है, और जिसके आधार पर ये गांव और इसके पीछे वाले ये 1 2 3 4 कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड और खेत खलियान के इलाके ये सब कर दिए गए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में। थोड़ा सा यहाँ पर आगे देखते हैं हम नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए। यहाँ पर खार्किव फ्रंट लाइन में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक है। सुमी फ्रंट लाइन में भी कुछ एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए। 205 हाँ 205 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान दिया है नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम जरूर देखेंगे। 89 ड्रोन्स मार गिराए गए थे एक रिपोर्ट में बताया, और 21 89 और 21 अगर हम देख ले तो 110, हाँ 110 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन जो यूक्रेन ने मारे थे वो इससे ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। ड्रामा थिएटर, एक ड्रामा थिएटर था यहाँ पर, बहुत आइकॉनिक ड्रामा थिएटर था जो कि युद्ध के हालात में पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसको कि यहाँ पर रिपेयर कर दिया गया है रशिया के द्वारा, और ये वापस से आ चुका है काम करने के लिए वापस। ये एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के सोर्सेज वापस से लौट रहे हैं। पुतिन के स्टेटमेंट्स कुछ निकल कर आए थे। सुप्रीम कमांडर इन चीफ थैंक्स द सोल्जर्स ड्यूरिंग देयर ड्यूटी ऑन द फ्रंट लाइन। सैनिकों की तारीफ की थी पुतिन ने, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो सफलताएं अर्जित की है रूसी सेना ने, ये काफी तारीफ योग्य कही जा सकती है। द प्रेसिडेंट हेल्ड ब्रीफिंग ऑन द सिचुएशन इन द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन। सैन्य अधिकारियों के साथ, ये देखिए ये टॉप लीडरशिप है रूस की सैन्य अधिकारियों की, और साथ में पुतिन मीटिंग कर रहे हैं। इसमें सारी बातों की चर्चा की गई थी। द एनिमी इज नॉट टेकिंग एनी एक्टिव ऑफेंसिव एक्शन। ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रशियन आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के द्वारा बताया गया था कि यूक्रेनियन सेना के द्वारा कोई भी एक्टिव ऑफेंसिव एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। अगर ये आप दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि या तो रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पुतिन से झूठ बोल रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरे की बात हो सकती है उनके लिए, और अगर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं तो ये जो कुपियांस्क में ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये कोई एक्टिव ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं है, ये साबोटाज ऑपरेशंस है। साबोटाज ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टुकड़ियों को, मे बी 1 2 या 3 यूक्रेनियन सैनिकों के ग्रुप्स को यहाँ पर भेज दिया जाता है। किसी तरीके से ये सेंधमारी करके रूसी रक्षा पंक्ति में सेंध लगाकर कहीं पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक देख ली जाती है, और जिसके आधार पर मैपर्स के द्वारा ये इलाके यूक्रेन के कब्जे में कर दिए जाते हैं। ये दो केसेस में आपको क्या लगता है कौन सा केस है? क्या क्या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रूसी सेना के ये झूठ बोल रहे हैं पुतिन से, या फिर ये जो ऑफेंसिव सो कॉल्ड कुपियांस्क शहर में चल रहा है यूक्रेनियन सेना का, ये कोई एक्चुअल ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं है, ये कोई हकीकत में ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं है, ये एक सैबोटाज ऑपरेशन है जहां पर 1 2 या 3 यूक्रेनियन सैनिकों को भेज दिया जाता है कई कई झुंड में, और कोई एक ग्रुप यूक्रेनियन सैनिकों का सफल हो जाता है कुछ दूर तक पहुंचने में, और एफपीवी ड्रोन से वो मारे भी जाते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत जो होते हैं ये हमें मैप अपडेट करने पर मजबूर कर देते हैं। तो आप अपनी राय बताइएगा जरूर, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपका कमेंट में रीड करूंगा। द कन्वर्सेशन विद बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प। जेलेंस्की गए थे अमेरिका की यात्रा पर ट्रम्प से बातचीत करने, उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं।
उसका कोई रिजल्ट खास निकला नहीं। यहाँ पर जो उम्मीदें की जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई खास रिजल्ट निकला नहीं। उसके पहले जेलेंस्की से मुलाकात करने से पहले ट्रंप ने फोन लगाया, अपने इनिशिएटिव पर फोन लगाया पुतिन को, और पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई 1 घंटा 15 मिनट। ट्रंप ने एक बात कही कि हाँ, ये जो युद्ध है ये ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। अ टेम्पररी ट्रूस विल ओनली प्रोलॉन्ग द फाइट इन यूक्रेन, उशाकोव सेड। अगर एक अस्थाई कुछ शांति आ भी जाती है कुछ दिन के लिए, तो फिर ये आगे जाकर और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी इस युद्ध के लिए। एयर डिफेंस एक्टिविटी 25 यूक्रेन 25 ड्रोन की संख्या इसमें बताई गई थी, जो कि बहुत लंबे समय बाद बहुत कम देखने को मिलती है। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, इस रिपोर्ट का मैं आपको आसान भाषा में मतलब बताऊं, आप तब तक इसको रीड कर सकते हैं चाहे तो। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक टेम्पररी एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, ऐसा हुआ था कि मार्च 2026 में या मार्च 2026 तक ये युद्ध खत्म करना है। यूक्रेन को जो भी फ्रंट लाइन होगी उस समय उसके आधार पर ही खत्म कर देना है। जहां पर यूक्रेनियन सेना स्थित है, जहां पर रूसी सेना स्थित है, उसको फ्रीज करके और युद्ध खत्म करना है। मई 2026 तक इलेक्शंस करवाने हैं। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो यूक्रेनियन राष्ट्रपति ही बता सकते हैं, क्योंकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में ही सारी चीजें हैं। ट्रम्प कॉल विद पुतिन अनव्स जेलेंस्की टीम, जेलेंस्की की टीम का जो एडवाइजर्स है, इनके मंत्री हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी जब इनको पता चला कि जेलेंस्की से मिलने से पहले ही ट्रंप ने पुतिन को फोन लगा दिया और 1 घंटा 15 मिनट बात भी की, जो कि काफी लंबी बात होती है, होना भी चाहिए। जेलेंस्की इज रेडी फॉर डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद रशिया बट ओनली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएस एंड ईयू। ये कुछ अब बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि अब नेक्स्ट लेवल पर इस चीज को ले जा रही है। ये जो एक नाटक चल रहा है इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं। अब मैं इन बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता हूं। मैं आपको एक तथ्य बता देता हूं, यूक्रेन में आज भी वो कानून लागू है जो कि जेलेंस्की ने ही साइन किया था, जिसके तहत जब तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं तब तक रूस से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। वो जो कानून है वो यूक्रेन में आज भी लागू है, और मैं नहीं मानता कि वो कानून लागू रहते हुए यूक्रेन कोई समझौता करने वाला है रूस के साथ। जलोजनी रिटर्न्स टू यूक्रेन, ऐसी कुछ इलेक्शंस की खबरें जब से उड़ने लगी हैं तब से कुछ लोग यूक्रेन वापस लौटने लगे हैं, जिनको की उम्मीद है कि ये शायद कुछ कर सकते हैं, इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं। हालांकि इलेक्शंस कभी होंगे नहीं, मुझे पता है ये बात। और इजराइल से बात हम करते हैं। सोमालीलैंड, सोमालीलैंड की अगर बात करें, मैं आपको लेकर चलता हूं। इजराइल पहला देश बन गया है जिसने कि सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। ये है सोमालिया, और इसका ये जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग जो कि यमन से लगा हुआ है, यमन के सामने है, लगा नहीं हुआ है, ये यमन है जहां पर हूती विद्रोही हैं, और इसके ठीक सामने ये धरती है, ये सोमालीलैंड इसको कहा जाता है। इसराइल दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। दुनिया भर के देशों ने इसराइल की निंदा की है, जितने भी देश है सब निंदा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि अमेरिका इसराइल का साथ इस बारे में नहीं देगा, और अमेरिका सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देगा। लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि यहाँ पर जो हूती विद्रोही है इनके खिलाफ इसराइल बहुत कुछ करना चाहता है। इसके लिए सोमालीलैंड को मान्यता देकर यहाँ पर अपना एक सैन्य अड्डा, एक मिलिट्री बेस स्थापित करेगा, उसके बाद एक्शन लेगा। इसी सिलसिले में यमन में 2-3 फोर्सेस और भी ऑपरेट करती हैं, एक जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाली फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले जो फोर्सेस हैं और इनकी जो अस्थायी सरकार है, इसको इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हूती विद्रोही और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो सपोर्ट किए जाने वाली फोर्सेस हैं, इन दोनों को ही मान्यता प्राप्त नहीं है। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो यहाँ पर एक अस्थाई, एक इनके सपोर्टर्स की सरकार है कुछ भाग में, और दूसरा हूती विद्रोही, इन दोनों को ही अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसराइल मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो यहाँ पर कुछ सपोर्ट किए जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग यमन में जो कि अपनी एक अस्थाई सरकार यमन के जो निचले इलाके हैं इनमें स्थापित करके रखे हैं बहुत लंबे समय से, इनको भी आधिकारिक मान्यता दे दी जाएगी इसराइल के द्वारा। कुछ दिन के भीतर ये चीज देखने को मिलेगी। इन दोनों ही बातों का मुख्य उद्देश्य ये है हूती विद्रोहियों को
कुछ एक्शन लेकर दिखाना इनके खिलाफ इजराइल का मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।